वेलकम एस्पिरेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव ओलंपस में। आज हम बात करेंगे अपने इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के बीच में है। हम देखेंगे सिटीजनशिप में क्या क्या कैसे हम नागरिकता अपने देश की पा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास नागरिकता पाने के, और साथ ही साथ जानेंगे सीए का जो विरोध हो रहा था वो क्यों हो रहा था, इसके बारे में भी देखेंगे। और सिटीजनशिप अगर कोई और देश का है इसमें और भी बात करेंगे, जैसे पीओआई, ओसीआई क्या होता है, और एक्विजिशन मतलब कैसे हम नागरिकता अपने देश की पा सकते हैं, कैसे अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं या वंचित किया जा सकता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि हमारा सिटीजनशिप में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप लिया कहाँ गया से। जो कि हमारा जो सिटीजनशिप है वो लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि हम बात करते हैं, देखते हैं ये क्या। सबसे पहले हम देख लेते कहाँ से लिया गया। ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब इसमें कैसी सिटीजनशिप मिलती है हमें? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेते हैं। मगर हुआ क्या था, 26 नवंबर 1949 को ही हमने 15 आर्टिकल्स अपने अडॉप्ट कर लिए थे, जो कि उसमें से एक था हमारा सिटीजनशिप को लेकर। तो हमने सिटीजनशिप को अडॉप्ट कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये बात हो गई 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को और क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। 26 नवंबर को 15 आर्टिकल में से एक हमारा आर्टिकल हमारा सिटीजनशिप से भी रिलेटेड था, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इसमें आर्टिकल कौन कौन से। आर्टिकल 05 से लेके 11 तक की हम बात करेंगे, जो कि हमारा सिटीजनशिप में है। इसमें एक हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा जो रहेगा सिटीजनशिप का, वो रहेगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, और दूसरा जो पार्ट रहेगा हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 रहेगा। तो हम वो उसको पार्ट 2 में बात करेंगे। उससे पहले हम पार्ट 1 में क्या बात करेंगे, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं तीन चीज़ों की, पर्सन, सिटीजनशिप और किसकी बात करेंगे, पर्सन, सिटीजनशिप और किसके, माइग्रेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, या फॉरेनर्स जैसे कहते हैं। तो ये तीन लोगों की बात करते हैं। पर्सन कौन होता है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो ये आर्टिकल किसी पर्सन के लिए वैलिड है। जैसे हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ही कंडीशन क्या है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो सिटीजन होना चाहिए हमारे इंडिया का। और फॉरेनर्स को ही कुछ राइट्स मिलते हैं, फॉरेनर्स को कुछ राइट्स से वंचित किया जाता है उसको लेके। तो ये देखेंगे हम कैसे हम किसी को सिटीज़न कहेंगे अपनी कंट्री का, किसी को फॉरेनर कहेंगे, या कोई हमारे पर्सन है उसको हम कैसे रिलेट करते हैं, वो हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं। तो ये हमारे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 की। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, यानी डेफिनेशन बताई गई है कैसे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसमें डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, जैसा आपको पता है कि हमारे दो टाइप की सिटीजनशिप होती है, एक तो होती है सिंगल सिटीजनशिप और एक होती है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो अगर हम टाइप्स की देखें तो टाइप्स में अगर बात कर लेते हैं तो कैसी टाइप्स होती है सिटीजनशिप्स की। एक होती है सिंगल सिटीजनशिप,
एक होती है डुअल सिटीजनशिप। तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। सिंगल सिटीजनशिप में क्या होगा, आपको सिर्फ एक कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, उसके अंदर जितने भी स्टेट्स आएंगे उसकी सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ेगी। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया में, हमारा जो इंडिया है उसमें कैसी सिटीजनशिप का प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप। यूके में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप। वहीं पे हम जब बात करते हैं यूएसए की और स्विट्ज़रलैंड की, तो वहाँ पे कैसा नेचर है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप मिलता है। यानी यूएसए की जब हम बात करते हैं और स्विट्ज़रलैंड की जैसे देश की बात करते हैं, तो वहाँ पे कैसा है, डुअल सिटीजन। डुअल का यहाँ पे मतलब क्या है, वहाँ पे आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ कंट्री की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। इसी वजह वहाँ पे दो तरह की नागरिकता हमें वहाँ लेनी पड़ती है। इंडिया में कैसी है, एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो पर्सन को सिटीजन होने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर सिटीजन पर्सन, तो हम कैसे मानेंगे सिटीजन है, तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। आर्टिकल नंबर 5 में ही हम देखेंगे कि इंडिया को कोई पर्सन है तो उसका सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो आर्टिकल नंबर 5 के ही अंदर है ये सब। सबसे पहले हम बात ये बता देते हैं कि जब हम 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं इस समय, ठीक है, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, तब तक की हम बात करेंगे। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा 1955 का, उसमें पार्लियामेंट को ये प्रावधान है कि वो कोई भी लॉज बना सकते हैं इससे सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एट द कमेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने की बात करेंगे, यानी 26 जनवरी 1950 तक की ही बात हम करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, यानी बॉर्न इन इंडिया, यानी कहने का मतलब जो पर्सन इंडिया में यानी यूनियन ऑफ इंडिया में बॉर्न होगा, बॉर्न यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब जो बॉर्न होगा इंडिया में कब के समय, 26 जनवरी 1950 से, मतलब जब डिवाइड नहीं हुआ था हमारा देश, तब की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों कंबाइंड थे, मगर क्या हुआ उसके बाद जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है उसी के पहले एक दिन पहले तो होता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब जो बॉर्न होगा उसके बारे में बात होगी, जो हु इज़ बॉर्न इन द यूनियन ऑफ द इंडिया, यानी यूनियन में जो बॉर्न होगा, जिसकी पैदाइश यूनियन में होगी, उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, आइदर हिज पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आइदर his or her parents should be citizen of India। यानी कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि आइदर हिज पेरेंट्स, या तो मदर या तो फादर, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी मदर या फादर को सिटीज़न होना अनिवार्य है अगर उसको सिटीजनशिप बच्चे को चाहिए तो। अच्छा, आगे बात करते हैं और क्या कंडीशन है। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 तक, उससे 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक वो रहा हो इंडिया में, यानी एट लीस्ट
lived for 5 years यानी इंडियन स्टेट में वो रहना चाहिए, इंडियन स्टेट में 5 साल के लिए रहना चाहिए, इन इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट में 5 साल के लिए रहना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे किसकी, और क्या तरीके हैं पाने के। तो पर्सन हु केम ऑन 19 जुलाई फॉर person who came on 19 July 1948 and lives normally. द पर्सन हु केम, यानी कहने का मतलब जो पर्सन 19 जुलाई 1948 को इंडिया में आ चुका है और वो अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है साधारण तरीके से, यानी किसी तरह गतिविधियाँ इलीगल टाइप्स कुछ नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को भी नागरिकता हमारे देश से मिल जाएगी। अब ये आप पूछेंगे कि 19 जुलाई 1948 ही क्यों, तो इस दिन ही क्या हुआ था, परमिट सिस्टम लागू हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस वजह से इस दिन को हम मेंशन करते हैं। साथ ही साथ अगर कहते हैं और कौन सा तरीका होता है, एक और तरीका हम देख लेते हैं। तो पर्सन हुज मदर और फादर एंसेस्टर्स आर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी persons whose mother and father और ancestors यानी उसके पूर्वज भी are born in undivided India, यानी पर्सन्स हुज मदर और फादर और एंसेस्टर यानी उसके पूर्वज भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, यानी अनडिवाइडेड इंडिया के कहने का मतलब यहाँ पे ये है जब इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात हो रही है, यानी ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं। अगर उनके माता या पिता या उनके दादा दादी यानी उनके पूर्वज अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे तो उनको उसको भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 5 के तहत हमने देखा कैसे कैसे, या तो बच्चे का जन्म भारत के अंदर हो तब उसको नागरिकता मिलेगी, आइदर हिज पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उसके माता या पिता सिटीजन हो इंडिया के तब मिल सकती है। एटलीस्ट ही लिव्ड फॉर 5 ईयर, यानी 5 साल तक, यानी 5 साल तक वो इंडिया में रहे। कब तक? ऑन 26 जनवरी 1950 इन इंडियन स्टेट, यानी वो किसी भी भारतीय राज्य में रहा हो 5 साल तक तब उसे नागरिकता मिल सकती है। पर्सन हु केम ऑन 19 जुलाई 1948 एंड लिव्स नॉर्मली, यानी पर्सन 19 जुलाई 1948 को जो भारत में आ चुका है उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट देखते, पर्सन हुज मदर और फादर, यानी मदर और फादर या तो उसके पूर्वज अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा होते हैं तो उसको भी सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये हमारा था आर्टिकल नंबर 5। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है, अगर डोमिसाइल आपको मिलता है, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें कैसी सिटीजनशिप मिलती है। अगर आपको देखा जाए डोमिसाइल there
should be only domicile ओनली डोमिसाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका अगर जहाँ पे घर है वहीं पे हम मान लेंगे, जहाँ पे आपका परमानेंट घर होगा या हाउस होगा तो वहाँ पे हम कह देंगे कि आप वहाँ के निवासी हैं, तो उसी को यहाँ पे डोमिसाइल, ओनली डोमिसाइल माना गया है ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे आपका परमानेंट हाउस होगा वहाँ को आपको डोमिसाइल बना दिया जाएगा। अच्छा, ये कोर्ट ने किस केस में बताया था, तो डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारती केस में ये मेंशन किया गया है कि देयर शुड बी, जहाँ पे आपका परमानेंट घर होगा वहाँ पे आपकी डोमिसाइल दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी हमारी आर्टिकल 5 तक की। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 कहता, पर्सन कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 6 किसकी बात करता है, अबाउट द पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी अगर कोई बंदा इंडिया में आता है फ्रॉम पाकिस्तान, कब आता है, 19 जुलाई 1948 को। क्यों उस दिन को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि उस दिन परमिट सिस्टम अलाउ हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द पर्सन हु इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी पाकिस्तान से जो इंडिया में कब आया है, ऑन 19 जुलाई 1948 को। इस दिन को क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि इस दिन परमिट सिस्टम अलाउ हुआ था। अगर ऐसे बंदे को सिटीजनशिप चाहिए तो कैसे लेगा, या तो उस बंदे ने क्या किया हो, 6 महीने बाद, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के 6 महीने पहले सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड कर दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी बिफोर 6 month of implementation of, या adoption लिख देते हैं, of constitution कब, अडॉप्शन की डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की यहाँ बात हो रही है, 1950। और तो ऑन 19 जुलाई 1948 के 6 महीने बाद, या तो एडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के 6 महीने पहले, एडॉप्शन के 6 महीने पहले, या तो आफ्टर 6 मंथ ऑफ परमिट सिस्टम कह लीजिए आप, 19 जुलाई 1948 को, तो पर्सन कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। Can apply for citizenship. For citizenship.
सिटीजनशिप के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ये तरीका हो गया कब, जब कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया को आया हो, कब 19 जुलाई 1948 को, और उसके 6 महीने बाद वो रहा हो इंडिया में, तो वो पर्सन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या इसी में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन से यानी 26 जनवरी 1950 के अडॉप्शन से 6 महीने पहले अगर पर्सन वो रजिस्टर्ड कर देता है किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, तो वो बंदा भी सिटीजनशिप पा सकता है अपने कंट्री की। तो ये हो गई हमारी आर्टिकल नंबर 6 की बात, जो बताता है पाकिस्तान से इंडिया में आने के बाद सिटीजनशिप कैसे ली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल नंबर 7 कहता है, किसकी बात करता है, अबाउट द citizenship of person who migrated from India to Pakistan। यानी इंडिया से कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाता है, इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है, तो उसकी क्या कर दी जाएगी, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। गेट कैंसिल्ड। अगर कोई बंदा इंडिया से पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाता है, कब, ये कब की बात हो रही है, ये तब बात हो रही है ऑन 1 मार्च 1947 की बात हो रही है। ठीक है, 1 मार्च 1947 की बात हो रही है। तो अगर तब मूव कर जाता है तो उसकी सिटीजनशिप क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, ये तो केस हो गया कैंसिल करने का। अगर वो पाकिस्तान में कुछ महीने रहने के बाद फिर इंडिया की तरफ मूव करता है, ठीक है, अब जैसे ये हो गया पाकिस्तान की तरफ चला गया, अगर ये मूव कर जाता है इंडिया से तो कैंसिल हो जाएगी, ये जो कि अभी हमने बात की है। अगर ये कुछ महीने बाद रहने के बाद फिर इधर मूव कर जाता है आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, मूव कर जाता है, तब उसको क्या होगा, अगर पाकिस्तान अलाउ करेगा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है तो वो इंडिया की सिटीज़नशिप ले सकता है। तब वो इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला, जो अभी हमने पहले बात की थी। वो अप्लाई करेगा इंडिया कॉन्सुलेट में, वो कॉन्सुलेट अप्रूव करेगी, उसके बाद वो वहाँ की सिटीज़नशिप ले सकता है। तो ये बात हो गई, अगर कोई बंदा इंडिया से पाकिस्तान की तरफ मूव करता है 1 मार्च 1947 को, तब क्या होगा, उसकी सिटीज़नशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। वो 6 महीने या कुछ महीने बाद रहने के बाद भी अगर इंडिया की तरफ मूव करता है, उसे सीधे प्रोसेस की तरफ गुजरना पड़ेगा, जो कि उसे अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ की एम्बेसी उसे अलाउ करेगी, तब जाके वो वहाँ की सिटीज़नशिप इंडिया की ले सकता है। हम अगले आर्टिकल की बात करेंगे, कौन से, आर्टिकल नंबर 8 की। आर्टिकल नंबर 8 में एक ख़ास बात यह है कि वो पाकिस्तान के लिए वैलिड नहीं है। आर्टिकल नंबर 7 एक इसमें और एक ख़ास बात है, क्या कि ये ओवरराइड्स कर देता है, ओवरराइड कर देता है आर्टिकल नंबर 5 और 6 को। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 7 से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 8 क्या है हमारा, अब ये देखेंगे।
आर्टिकल नंबर 8 कहता है सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, यानी इंडिया में पैदा हुआ बंदा, उसको सिटीजनशिप के बारे में कैसे कैसे लेना है उसकी बात करेंगे। अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन, यानी इंडियन ओरिजिन का पर्सन वो कैसे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें ये बात याद रखनी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के लिए नहीं है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर चुके हैं इसमें और सब में आर्टिकल्स में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो देखिए जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा सिटीजनशिप, NRIs, PIO, OCI, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर ऐसा इंडियन ओरिजिन का पर्सन है कोई, तो वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करेगा किसमें, एम्बेसी में, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया है, अगर इंडिया का सिटीज़न होगा तो अगर कोई पैदा हुआ है इंडिया में, इंडियन ओरिजिन का मतलब इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, मगर उसकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है, तब वो कैसे अप्लाई करेगा इंडिया में के लिए सिटीजनशिप के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी में। वो एम्बेसी अप्रूव करेगी जब कि हाँ ये बंदा सही है, इसको अप्रूवल दे दिया जाए, अप्रूव कर देगी, तब वो पर्सन क्या होगा, सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन, इंडियन ओरिजिन पर्सन का मतलब यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन यानी पैदा तो हुआ इंडिया में मगर रहता इंडिया में नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलने के बाद ही उसे सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की। दूसरी बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन आ जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NRI, आपने सुना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास सिटीजनशिप तो है इंडिया की, पर्सन हैं ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट वो रहते नहीं इंडिया में हैं, उनको हम क्या कहते हैं, NRIs कहते हैं। जो इंडियन सिटीज़न तो हैं मगर वो इंडिया में रहते नहीं हैं, जो रहेगा नहीं इंडिया में उसको हम कहते हैं NRIs, मगर वो सिटीजन्स हैं इंडिया के। इसी वजह से हम देखते हैं जनवरी में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं लोग के लिए होता है। क्यों मनाते हैं, गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इस वजह से हम लोग NRI डे भी मनाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, इसी में एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं PIO। ये कौन होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में रह चुके हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में रह चुके हैं, उनको हम कहते हैं PIO। अब POI क्या होता है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिनके एंसेस्टर्स यहाँ इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में रह चुके हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको हम क्या कहेंगे, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब लास्ट देख लेते हैं इसमें क्या होता है, OCI। OCI क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो लोग होते हैं जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ में, जिनके रिलेशन मतलब हमारी कंट्री से बहुत ही अच्छे हैं और जिनको किसी भी तरह का वीज़ा नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वैसे वहाँ के सिटीजन्स को हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये है हमारे 4 तरीके के सिटीजन्स। कौन सिटीजनशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इंडियन ओरिजिन्स के लोग। NRI कौन होता है? PIO क्या होता है? OCI कौन होते हैं? ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 8 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9, जिसमें हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप को कैसे हम वंचित कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 9 देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल नंबर 9 कहता है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी किसी भी नागरिकता रोक कैंसिल कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, ये आर्टिकल नंबर 9 में मेंशन है। अगर वो बंदा, अगर पर्सन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तब इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये बात होती है आर्टिकल नंबर 9 में। तो टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप इफ पर्सन acquires citizenship of any foreign country, यानी विदेश की अगर कोई कंट्री की सिटीजनशिप कोई पर्सन ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप को कर दिया जाएगा कैंसिल। ये है आर्टिकल नंबर 9 में मेंशन। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल, जिसका नाम है राइट्स ऑफ सिटीजन्स की बात करेगा वो आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनकी कैन नॉट बी कैंसिल, उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। मगर उनके लिए लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स, देखिए आर्टिकल 10 ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं कि किसी की नागरिकता छीन सके, मतलब वैसे नहीं, अगर इलीगल काम करेगा तो छीनने के भी प्रावधान है उसमें। मगर ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल नहीं किया जा सकता अगर वो सही है तो। मगर कैन नॉट बी कैंसिल सिटीजनशिप cannot be cancelled but पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ बनाने के लिए उसके पास शक्तियां हैं, मगर उसको कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। तो ये बात हो गई हमारे आर्टिकल नंबर 10 में, ये मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 11 की। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज़ राइट्स टू अमेंड इन द सिटीजन राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप्स, यानी अगर कहा जाए तो देखिए होता क्या है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है ये है कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू अमेंड्स इन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स,
यानी सिटीजन्स के राइट्स को वो अमेंड कर सके, इसके लिए वो प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 11 में। आर्टिकल नंबर 10 और 11 में क्या फ़र्क है? अगर ये देखिए, अगर कोई सिटीज़न है, यानी 26 जनवरी वाला जो केस है 1950 तक का, उसके लिए भी पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं उसके लिए लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है हमारे पास? आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है ये, अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 11 की बात में। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि देखिए, संसद को ये शक्तियां हैं कि वो किसी की नागरिकता समाप्त या प्रदान कर सकता है, और साथ ही साथ कोई भी विधेयक यानी कानून बनाने के लिए उसको शक्तियां हैं। तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक और राइट्स ऑफ द अमेंडमेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है ये है कि पार्लियामेंट्स को ये राइट्स हैं अमेंडमेंट करने के लेके सिटीजनशिप को लेके। राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, अगर कोई अमेंडमेंट करना हो वो पार्लियामेंट की शक्तियां हैं। पार्लियामेंट हैज़ राइट्स टू मेक amendment in the rights of citizenship। तो आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर 11 में ये फ़र्क है, देख लीजिए। जो इंडिया का सिटीज़न है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, इंडियन सिटीजन्स की बात कर रही है, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी कैंसल्ड बट द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक द लॉ। यानी यहाँ पे आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर में 11 फ़र्क क्या है ये देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे राइट्स हैं इंडियन सिटीज़न को, जिसको हम इंडियन सिटीज़न मानते हैं, उसके राइट्स को सिटीजनशिप तो कैंसिल नहीं की जाती, मगर उसके राइट्स को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। और आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है या समाप्त करनी है किसी को लेके, या कोई भी लॉ बनाना है राइट्स को लेके सिटीजनशिप के, तो वो शक्तियाँ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो ये आर्टिकल नंबर 11 और आर्टिकल नंबर 10 में डिफरेंस था। अब हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तब हम बात करेंगे किसकी? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो ये है, तब तक के लिए धन्यवाद।